नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और कोरोना संक्रमण के बीच पहली बार बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक को बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी संबोधित करने वाले हैं। बैठक में कुछ नेता पार्टी ऑफिस में मौजूद रहेंगे, जबकि कुछ वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़ने वाले हैं। बैठक से पहले हमारे सहयोगी ब्रिजम पांडे ने बीजेपी दफ्तर में मीटिंग की तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी की पहली कार्यकारिणी बैठक वर्चुअल हो रही है। हम अभी मौजूद हैं अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में, जहां ये बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि यहां कुछ नेताओं को बुलाया गया है जो फिजिकल तौर पे यहां मौजूद होंगे, बाकी वर्चुअल जुड़ेंगे। जो जहां है वहीं से जुड़ जाएंगे, मोबाइल, लैपटॉप या फिर पैड से कहीं से भी वर्चुअल बैठक में शामिल हो जाएंगे। देखिए, यहाँ 65 सीट लगाई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है और इसके बाद 65 लोगों के अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। ये तमाम 65 लोग पदाधिकारी होंगे। इस बैठक में भूपेंद्र यादव खुद मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन प्रमुख नेता होंगे? इस बैठक में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कल समारोह करेंगे। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय और बिहार प्रदेश के प्रभारी माननीय भूपेंद्र यादव जी और बिहार प्रदेश के चुनाव प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी भी शामिल होने वाले हैं। और इस बीच बड़ी खबर, चुनाव के लिए बढ़ सकती है खर्च की सीमा। चुनाव आयोग इस खर्च की सीमा को बढ़ा सकता है, क्योंकि कुछ पार्टियों ने खर्च की सीमा को बढ़ाने की मांग की थी। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई, जिसमें चुनाव आयोग ने आंतरिक कमेटी बनाई है और चुनाव के लिए पार्टियों के खर्च की सीमा बढ़ सकती है। ये इस वक्त बड़ी खबर, चुनाव आयोग इस सीमा को बढ़ा सकता है खर्च की, और कुछ पार्टियों ने खर्च सीमा बढ़ाने की मांग की थी, जिसके मद्देनजर इस तरह का फैसला लिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर एक आंतरिक कमेटी बनाई है और बिहार में उम्मीदवार के लिए खर्च की सीमा 28 लाख तय की गई है। इन दिनों बिहार की सियासत में दल बदल का खेल चरम पर है, खासकर आरजेडी और जेडीयू के बीच। और इन दोनों ही दलों के विधायक अपनी सियासी जमीन को समीकरण के हिसाब से बनाए रखने के लिए दल बदलने से थोड़ा भी गुरेज नहीं कर रहे। वहीं इन दोनों के बीच जारी इस दल बदल की वजह से बीजेपी और एलजेपी के पेशानी पर बल पड़ रहे हैं, और इसकी वजह है परंपरागत सीट। जी हाँ, बिल्कुल परसा से ही लड़ेंगे हम लोग। और जहाँ तक चुनावी तैयारी की बात है, ये मेरे लिए कोई नया सीट नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तो तैयारी सब चल रहा है, हमारे वर्कर लगे हुए हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते चंद्रिका राय को आरजेडी छोड़ जेडीयू का दामन थामे और सीट को लेकर दमखम से दावा ठोक दिया। चंद्रिका राय ऐसे दावा करने वाले अकेले नहीं हैं। चंद्रिका राय के साथ ही आरजेडी से नाता तोड़ जेडीयू में आए जयवर्धन यादव भी कहते हैं कि परंपरागत सीट सबको प्यारी होती है। हालांकि जयवर्धन यादव जरूर कहते हैं कि पार्टी का फैसला उन्हें मान्य होगा। देखिए, मैंने पार्टी के सामने ये प्रस्ताव दे करके जदयू नहीं ज्वाइन किया था कि मैं पालीगंज से ही लड़ना चाहता हूँ। हाँ, मैं वहाँ से सिटिंग विधायक हूँ, लेकिन दल का जो निर्णय होगा वही मुझे मान्य होगा। दरअसल आरजेडी से कई ऐसे विधायक जेडीयू में शामिल हुए हैं जो पिछले चुनाव में मौजूदा एनडीए के घटक दल बीजेपी और एलजेपी के प्रत्याशी को हराकर जीते थे। मसलन परसा सीट से विधायक चंद्रिका राय ने एलजेपी के छोटे लाल राय को हराया था। पातेपुर के विधायक प्रेमा चौधरी ने एलजेपी के प्रत्याशी को हराया था। गायघाट के विधायक महेश्वर यादव ने बीजेपी के विनाश सिंह को हराया था। सासाराम से विधायक अशोक कुशवाहा ने बीजेपी के जवाहर कुशवाहा को हराया था। पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव ने बीजेपी के राम जन्म शर्मा को हराया था। दरभंगा के विधायक फराज फातमी ने बीजेपी के अशोक यादव को हराया था। ऐसे में आरजेडी से आए विधायकों के सिटिंग सीट से ही चुनाव लड़ने के दावे ने बीजेपी नेताओं की पेशानी पर बल ला दिया है।
इसलिए बीजेपी नेता सीटों के बंटवारे के वक्त सीटों के बलिदान की सलाह दे रहे हैं। आना जाना राजनीति में ये तो काम लगा रहता है, लेकिन उन परंपरागत सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों निश्चित रूप से बात करेंगे। कोई रास्ता निकलेंगे तभी कोई अलायंस चलता है, ऐसे थोड़े अलायंस चलता है। वहीं एलजेपी नेता भी दबी जुबान में सीटों से आसानी से समझौता करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर है परंपरागत सीट को लेकर आने वाले दिनों में एनडीए में तल्खी देखने को मिल सकती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो बिहार विधानसभा चुनाव के तारीख के करीब आने के साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता अपने बेटों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई दिग्गज नेता अपनी जगह बेटे को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता अपने बेटों को सियासत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें सदानंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह और अशोक राम सहित कई नेताओं के नाम हैं। दबी जुबान में कांग्रेस पार्टी इसे गलत भी नहीं मानती है। आरजेडी को भी वंशवाद से कोई गुरेज नहीं है, बशर्ते कि राजनीति में आने वाला व्यक्ति काबिल हो। कांग्रेस पार्टी में कोई नौजवान अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये निर्णय कौन चुनाव लड़ेगा, किस सीट से लड़ेगा, उम्मीदवार कैसा होगा, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। राजनीति में सेवा भाव से अगर कोई भी आता है, चाहे उनके पिताजी राजनीति में क्यों ना हो, उनको आना चाहिए। अच्छे लोगों को राजनीति में जरूर आना चाहिए, देश सेवा, समाज सेवा के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा अपने बेटों को टिकट दिलाने के मुद्दे पर जेडीयू ने निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि वंशवाद को बढ़ाने में कांग्रेस का इतिहास रहा है। धीरे धीरे ये बीमारी फिर समाजवादी पार्टियों में भी फैल गई। हालांकि सियासत के जानकार कहते हैं कि वंशवाद से अब कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। कांग्रेस से अलग तरीके के व्यवहार की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। अगर उनके नेता अपने पुत्रों के लिए सीट मांग रहे हैं तो इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है, इसलिए कि कांग्रेस का चाल चरित्र, चेहरा और उनकी संस्कृति दरअसल यही है। यह परिवारवाद कहने कहाने की चीज हो गई है। सिर्फ खाना पूर्ति है कहने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, वोटरों को समझाने के लिए, लेकिन अंततः आप देखेंगे कि सारे दल में जो है सो यही स्थिति है जिस तरह की कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सियासत में है। वंशवाद को बढ़ावा देने का सबसे ज्यादा आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता रहा है, लेकिन आज की तारीख में सियासत की ये बीमारी सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में फैल चुकी है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आलाकमान इन नेताओं की इच्छा को पूरी करती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने 4,885 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और आज जोर बिजली की योजनाओं पर रहा। सीएम ने इशारों ही इशारों में आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब लालटेन की जरूरत नहीं रह गई। साथ ही उन्होंने कहा कि खेती के लिए बिजली का इस्तेमाल होने लगा है और जल्द ही घरों में प्रीपेड मीटर भी लगा दिए जाएंगे। लालटेन ढिबरी इसी के सहारे में चलता था। अब आजकल लालटेन का कोई जरूरत खत्म हो गया, अब बिजली आ गया। और आप देख लीजिए कि एक रोज तो सब लोग थे, हमारे डिप्टी सीएम भी थे। एक बार वहां से गया से हम लोग चले हैं शाम में, गया से शाम में चले और पटना आ रहे थे हेलीकॉप्टर से। और क्या दृश्य था साहब। अब तो चूंकि जो हेलीकॉप्टर है अभी राज्य सरकार के पास, वो शाम के बाद भी चलता है, यानी उन जगहों से जहां पर रात में भी रोशनी है और पटना एयरपोर्ट पर भी अब है। कहने के लिए तो बयानबाजी के लिए लोग कुछ भी देते हैं और लोगों को पब्लिसिटी भी मिलती रहती है, लेकिन ये क्या पब्लिसिटी है। जरा हम पब्लिसिटी देने वाले लोगों को भी कहेंगे कि जरा दिल से पूछिए, दिल से पूछिए क्या स्थिति थी और अब आज क्या स्थिति है।
बिहार के नए उद्योग मंत्री के तौर पर महेश्वर हजारी ने कमान संभाल ली है और ये माना जा रहा है कि पूर्व उद्योग मंत्री श्याम रजक के कोटे के तौर पर, के इस काट के तौर पर इसे महेश्वर हजारी को मंत्री पद दिया गया है और इसे दलित वोट को लेकर राजद की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को शांत करने की कवायद भी माना जा रहा है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए हजारी ने कहा कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता में होगा। नए उद्योग मंत्री से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, नए उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी। महेश्वर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब चुनावी बेला आई है, इस वक्त आपको उद्योग विभाग दिया गया है, तो क्या रहेगी प्राथमिकता? देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझ पर विश्वास व्यक्त किए। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जैसे मान लीजिए महागठबंधन में जब बनी थी, तब उस समय में नगर विकास एवं आवास विभाग दिया गया था, महत्वपूर्ण पद था। उसके बाद भवन निर्माण मंत्री बनाए, योजना एवं विकास मंत्री बनाए और अभी उद्योग विभाग भी दिया गया है। तो मुझ पर भरोसा जिस तरह से किया गया है, मैं उस पर खरा उतरने का मैं विश्वास दिलाता हूं कि उस पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। लेकिन खबर यह है सर कि श्याम रजक जो इसके पहले उद्योग मंत्री थे, जब उन्होंने पार्टी छोड़ा तो और दलित सियासत जिस तेजी से उभरने लगी है, उसको काट के लिए आपको बनाया गया है। देखिए, इंसान के देखिए जिस तरह से राजनीति बिहार में हुई थी, बिहार में 2005 के पहले कहता था कि बिहार कभी विकास करेगा, बिहार का जीडीपी दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति है, विजन, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के विजन और इच्छा शक्ति के बल पर आज देखिए बिहार कहाँ से कहाँ तक। वो तो बात आपके मान लिए, चलिए, लेकिन माना यही जा रहा है कि श्याम रजक भी चूंकि दलित समुदाय से थे और अभी दलित समुदाय से आते हैं, तो उनके काट के तौर पर आपको बनाया गया? नहीं, किसी के कोई काट के तौर पर नहीं थे। अपने कर्म के अनुकूल उनको गुणवत्ता के आधार पर उनको पोर्टफोलियो दिया जाता है। तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने विश्वास किया है हमारे काम के आधार पर, हम उस पर खरा उतरेंगे हर हाल में। जिस तरह से दलितों का सम्मान नीतीश कुमार जी देने का काम किया है, आज तक कोई मुख्यमंत्री देने का काम नहीं किया। कोई दलित समाज में पैदा लेने से दलित का नेता नहीं हो जाता है। जो दलित के लिए काम करता है वही दलित के नेता होता है। मैं समझता हूँ बिहार में सबसे बड़े दलित के शुभचिंतक, सबसे बड़े दलित के नेता नीतीश कुमार जी हैं। जो संभव हो बन पाएगा, जो किस तरह से हमारे जो उद्योगपति हैं किस तरह से हमारे बिहार में आवे, हम हर संभव कोशिश करेंगे जो उनको बिहार में लाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बिहार के नए उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। खबर सिवान से, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग एक जगह पर जमा हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं और महामारी के खतरे से बेखबर ये सभी लोग यहां आपको नजर आ रहे होंगे। मंगल पांडे मैरवा प्रखंड के बड़गांव में बनने वाले मेडिकल कॉलेज की जमीन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद और जीरादेई के विधायक भी मौजूद रहे। इनके अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग की मौजूदगी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। वहीं महामारी के खतरे से बेफिक्र रहे इन सभी लोगों के यहाँ पर इस तादाद में मौजूदगी से एक बार फिर से सवाल यही कि क्या कोरोना से लोगों को डर नहीं है? ज्यादा बाहरी के लिए है, ये दूसरे तरफ से इधर से दिखेगा। मॉनसून के दौरान नदियां उफान पर हैं और ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को छू रहा है। लेकिन राजधानी पटना से सटे दानापुर की तस्वीरें देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। गंगा नदी की उफनती धारा में ये मवेशी पालक भैंस की पूंछ पकड़कर दियारा तक करीब 3 किलोमीटर का सफर रोजाना यूं ही तय करते हैं, वो भी चारे के लिए। गरीबी है, बेबसी है और मजबूरी भी। तभी तो ये ग्रामीण इसी तरह जान हथेली पर रखकर गंगा की धारा में जाने को विवश होते हैं। निचले इलाके में पानी भर जाने की वजह से घास पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। मवेशियों के लिए चारा जरूरी है। अब बड़ा इलाका जलमग्न हो चुका है बाढ़ की वजह से, लेकिन अपनी जान के साथ ही मवेशियों के लिए चारे का जुगाड़ करना बेहद चुनौती भरा है काम है। देखिए कैसे ये ग्रामीण जानवरों के साथ तैरकर नदी पार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अमरजीत शर्मा ने इस इलाके का नाव के जरिए जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी है। इसलिए जाता है, पानी में भरते गंगा जी में लेके चरा देंगे पशु के लिए। कैसे जाते हैं? हेल के भैंस के पीठ पर पहुँच कर। कितना दूर जाना पड़ता है? 1-1.5 कोस। तो डर भी होता होगा ना? अब डर हो चाहे पेट के लिए जाना है, जानवर के लिए।
ओछ पकड़ लेते हैं और भैंस चल दिया उसके पीठ पर हम लोग जाते हैं। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। मौत से लड़कर जानवरों को चारा खिलाने दियरा के इलाके में ले जाते हैं और इसके लिए उन्हें लगभग 45 मिनट अपने मवेशी का पूंछ पकड़कर गंगा पार करना पड़ता है, जो काफी खतरनाक होता है। ऐसे में मरता क्या न करता, भूख के लिए और भूख मिटाने के लिए मवेशी पालक अपनी जान पर खेलकर मवेशियों को गंगा पार कराते हैं और गंगा के तराई में जाकर उन्हें चारा खिलाते हैं और फिर शाम को वो वापस आ जाते हैं। ऐसा हर दिन चलता है और ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि इनके लिए उचित व्यवस्था करे ताकि इनका ये खतरनाक खेल, खतरनाक आवागमन बंद हो सके। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो गंगा ही उफान पर नहीं है, खगड़िया में कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंगा उफान पर हैं और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दुर्गापुर गांव में एक पुल सालों से बेकार पड़ा है। पुल का अप्रोच रोड अब नहीं बनाया गया, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर नाव पर सफर करने को मजबूर हैं। लोगों का ये कहना है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देते हैं। नाव पर सफर करने को मजबूर लोगों से बात की हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। इस समय खड़े हैं हम खगड़िया के दुर्गापुर गांव में, जहां पर हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहां से जो कम से कम 3 से 4 पंचायत के लोग हैं, वो उनका आवागमन का साधन सिर्फ नाव ही बना हुआ है और नाव के सहारे ही ये लोग आवागमन करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में एक पुल बना हुआ है, यहाँ पे वो पुल अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण इन लोगों को नाव के सहारे जाना पड़ता है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना था, जो ग्रामीण है यहाँ पे, यदि नाव जो पुल है ये अप्रोच पथ के कारण ये पुल कंप्लीट नहीं हुआ। यदि अप्रोच पथ बन जाता तो 5 पंचायत से अधिक के जो लोग हैं उनको आवागमन में काफ़ी सुविधा मिलता और नाव से भी छुटकारा मिलता। ग्रामीणों के द्वारा लगातार आंदोलन भी किया गया है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे उन तक और सरकार तक बात नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण ये अधूरा पुल अभी भी पड़ा हुआ है और लोगों को नाव ही एक आवागमन का मुख्य साधन बना हुआ है। हम लोग ऐसे आते जाते हैं और मिलने के बाद हम लोग का रास्ता हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, पुल हो जाएगा, जाने आने का रात बिरात का व्यवस्था सही होगा। आता है कोई कहता है कि बनेगा अब हो जाएगा, यही कह करके 10 साल समय कट रहा है। आधा को पुल बनल है, इसका कोई देखने वाला नहीं है। कैसो न डर लगता है हिला पर डूबने का, उगने का, कैसे जाएगा नहीं जाएगा। रात बेरात बीमारी होता है, उधरे मर जाता है, कोई साधन नहीं है। यहाँ सर जंगली टोल, बरखंडी टोल, मथार, मुहजोरबा, जोल्हा टोली, सोसाइटी टोल, कारू टोल, ये सब लोग जो है सर ऐसी है फ्री, एकरा लिए कोई साधन नहीं है। कैसे आप जाते आते हैं? यही लाभ से, दिक्कत से। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से आ रही है, जहां पर नाव हादसा पेश आया। बिथान में करे नदी में ये नाव पलटी है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, जहां बिथान में करे नदी में नाव पलट गई है। नदी में ये नाव पलटने से बताया जा रहा है कि 20 से 25 की संख्या में लोग इस वक्त सवार थे जब ये नाव हादसा हुआ है। 3 लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। फुलिया घाट से बिथान जा रही थी ये नाव, जहां पर यह हादसा हुआ है और 3 लोगों के लापता होने की खबर। सहयोगी मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है 3 लोगों के लापता होने को लेकर के? जी विभाग, नाव हादसे के बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और प्रशासन की भी टीम पहुंची है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वहां पर लोगों के द्वारा हंगामा भी किया गया है। वहां पर मेडिकल टीम की पहुंचने में देरी हुई, जिसको लेकर के लोगों ने हंगामा किया है। हालांकि जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वहां पर बड़े नाव के सहारे पहुंचा जा सकता है, जो नाव की व्यवस्था हुई है। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम वहां पर के लिए रवाना हुई है और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। और जो प्रशासनिक स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और ये 3 जो लापता होने की बात, लोगों के लापता होने की बात सामने आई है, उनकी खोजबीन शुरू हो गई है। और जो बाकी लोग थे उन्हें ग्रामीणों ने खुद रेस्क्यू करके वहाँ उनको निकाला और जिसके बाद उन्हें बचाया जा सका। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए।
बाढ़ की चपेट में आया दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में नाव ही लोगों का सहारा बचा है। सड़कें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं और लोग गांव के स्कूल में शरण लेने को मजबूर हैं। थाने में भी पानी ही पानी है और कर्मचारी किसी तरह यहां काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि करीब 1 महीने से इलाके में पानी जमा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन्हें ज्यादा कोई मदद नहीं मिल रही। लोगों ने मवेशियों को भी स्कूल में ही बांध रखा है। 20 से 25 दिन हो गया है पानी में हम लोग डूबते हुए हैं। थाना कब से डूबा हुआ है? 25 दिन के लोग। तो अभी क्या मतलब कैसे कामकाज आप लोग कर पा रहे हैं? पानी में डूबे हुए हैं और यही थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, इसी पर थाना सदस्यता के कार्य। प्रभावित हो रही काम? प्रभावित तो नहीं हो रही, कार्य तो करने में कठिनाइयाँ हो रही। तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर, जोहार झारखंड में। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा। बिहार झारखंड की बाकी खबरों के साथ कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की तमाम ताजा जानकारी भी लेगा। गांव शहर 100 खबर रोज सिर्फ न्यूज़ 18 पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के। राजधानी पटना के गौरीचक इलाके में 45 साल की महिला से गैंगरेप की घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने सभी आरोपियों की पहचान करने का दावा भी किया है। राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। वारदात वाली जगह पर न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची। राजधानी पटना के गौरीचक इलाके में मनचले युवकों ने एक 45 साल की विधवा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। हम आपको उस घटना स्थल पर ले आए हैं जहां पर इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया था। ये सिंचाई विभाग का पुराना खंडहर है और यहाँ पर पहले कभी कार्यालय चलता था सिंचाई विभाग का और यहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। ये बिल्कुल
निर्जन स्थान है जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है और ना ही कोई आसपास में घर है। सड़क जरूर है जो जहाँ पर इक्की दुक्की गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं। और यहीं पर मंचलों ने, लफंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार की देर शाम वीडियो वायरल किया गया इस घटना का, जिसके बाद न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रायोरिटी बेसिस पर दिखाया और पटना पुलिस में हड़कंप मच गया। देर रात एसएसपी उपेंद्र शर्मा अपने दल बल के साथ यहाँ पहुंचे थे। देर रात से छापेमारी शुरू हुई और आज अगले सुबह तक छापेमारी चली, जिसमें 6 आरोपियों को फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पटना पुलिस आज इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, वैसे में गौरी चक के लोग शर्मसार हैं, क्योंकि उन्हीं के गांव के लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों से जो पूछताछ की है, उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और निश्चित तौर पर पटना पुलिस अब इस पूरे मामले में स्पीडी ट्रायल चलाने की बात कर रही है। राज्य महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और पटना पुलिस से रिपोर्ट तलब किया है। सवाल यही है कि हमारे घर की बहू बेटियां और महिलाएं कब सुरक्षित होंगी और कब वे अपने आप को अपने इन दरिंदों से बचा सकेंगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, गौरीचक, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।